हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में जैसा हमने देखा था कि विंग ने ग्रैंडफादर लैन से डायरेक्टली बात कर लिया था कि उसे वांगजी से डिवोर्स चाहिए। इसके लिए अगर वांगजी के साथ उसे बच्चा भी पैदा करना पड़े तो वो करेगा, बट वो दूसरी वाइफ बन के वांगजी की लाइफ में नहीं रहना चाहता। ऑलरेडी उसे बच्चा पैदा करने वाली मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है और अब वो दूसरी शादी करके, मतलब कि वांगजी जब दूसरी शादी करेगा तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए विंग ने डिसाइड कर लिया था कि उसे अब वांगजी से डिवोर्स चाहिए। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएगा, किसी भी बंधनों से वो डरेगा नहीं। वो अपना जो सपना था वो पूरा करेगा। और ये सब सुनकर ग्रैंडफादर ने भी हामी भर दी थी, ये कहते हुए कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते वांगजी के साथ रहना तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। और वो भी ये भी कहते हैं कि विंग, तुम बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हो और ना ही हमने तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए लाया है। बस तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। हमने वांगजी की किस्मत को सुधारने के लिए, वांगजी को अच्छी लाइफ देने के लिए तुमसे शादी करवाई थी। बट अगर अब वांगजी मूर्खता कर ही रहा है तुम्हें ना अपनाकर, तो हम तुम दोनों को ज़बरदस्ती नहीं बांधेंगे। ठीक है, वांगजी को हम लेटर भेज देंगे कि वो तुमसे डिवोर्स ले ले और उसके बाद उसे जो करना है वो करे। ये सुनकर विंग कहीं ना कहीं हैप्पी भी हुआ था, कहीं ना कहीं उसे दुख भी हुआ था, क्योंकि वो वांगजी को अपना अल्फा मानने लग गया था। बट वांगजी के इन बर्ताव से विंग को भी बहुत ज़्यादा हर्ट पहुंच रहा था, हर्ट हो रहा था। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया है। अब वांगजी अपने रास्ते रहेगा और विंग अपने रास्ते। वो वांगजी के रास्ते कभी नहीं आएगा और विंग अपने सपने की तरफ जाएगा। अब उसे किसी भी इंसान से फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी शादी के बाद ओमेगा अपने मायके से नहीं, अपने ससुराल के नाम से जाना जाता है। उसका अब मायके में कोई भी नहीं है, मान लो। और अब विंग अगर अपने ससुराल वालों से भी रिश्ता तोड़ देगा तो विंग उसके बाद फ्रीली अकेले रह सकता है। और अब तो विंग के लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी कि अब वो कल्टीवेशन बिना किसी रोक टोक से कर सकता है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था, बट उसे दुख भी था कि वो वांगजी को डिवोर्स दे रहा है। बट कोई ना, वो वांगजी के साथ फोर्सफुली तो नहीं रहना चाहता। अब वांगजी किसी और से प्यार करता है तो वांगजी को भी फोर्सफुली अपने साथ नहीं रखना चाहता, इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया। अब हमें एक दो दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। इन 2 दिनों के बीच में सीचेन वांगजी के पास पहुंच गए थे। उन्होंने वांगजी को सब कुछ बता दिया था कि आखिर फादर क्या चाहते हैं, फादर ने क्या कहा है, कैसे उन्होंने वांगजी को वादा किया है कि अगर वांगजी विंग के साथ मिलकर उनको हायर देगा तो वो युद्ध के बाद वांगजी की शादी उसके प्यार से करवा देंगे। इससे वांगजी फिर भी नाखुश था, क्योंकि वो भले ही किसी और से प्यार करता है, बट वो तो है एक लैन ना। तो उसका मन गवाही नहीं दे रहा था कि वो अपनी वाइफ के होते हुए कोई दूसरी शादी करे। बट वो कश्मकश में भी था, क्योंकि वो प्यार तो मोह से करता है, बट उसकी शादी विंग से हो गई। वो क्या करे, वो चाह कर भी विंग को अपनी वाइफ नहीं मान सकता है। बट वो विंग को प्यार भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके दिल में तो विंग का दूसरा स्वरूप, वो बीटा स्वरूप बसा हुआ है। वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो विंग के साथ रहकर उसे इस गलतफहमी में नहीं रखना चाहता है कि वो उसे वो अधिकार देगा, क्योंकि वांगजी भी जानता है कि वो कभी भी उसे वो अधिकार नहीं दे पाएगा, वो प्यार नहीं दे पाएगा। तो उसके साथ संबंध वो कैसे बना सकता है? अगर वो विंग के साथ संबंध बनाएगा तो एक हायर के लिए, और वो ऐसा कभी नहीं चाहता है कि वो किसी ओमेगा को हायर के लिए अपना बनाए। वांगजी एक लैन है, तो उसके दिल दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, जिसके साथ भी संबंध बनाओ उससे तुम प्यार करो। और वांगजी कभी भी विंग को, या कहूँ तो मोह के अलावा, वो कभी भी किसी को प्यार नहीं कर सकता। तो वो कैसे विंग को अपना ओमेगा क्लेम कर सकता है? वो नहीं कर सकता। इसीलिए
वो अपने गागा को मना कर देता है ये कहकर कि नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो विंग को धोखा नहीं दे सकता, वो विंग के साथ ये सब नहीं कर सकता, वो विंग के साथ इस तरीके से संबंध नहीं बना सकता, एक झूठ के नींव में कभी भी नहीं। ये सुनकर सिचन वांग जी को समझाने लग जाते कि वांग जी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मो तुम देख रहे हो कि मो कहीं भी नहीं है, हमने कितना उसे ढूंढा है बट कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, वो कहाँ चला गया है हमें कुछ भी पता नहीं, हमने कितना ढूंढा है बट वो नहीं मिला, तो तुम उसे भूल क्यों नहीं चाहते हो, तुम्हारी शादी अब विंग से हो चुकी है तो तुम विंग को अपना लो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर वांग जी अपने गगा को देखते हुए कहता है गगा ये बात आप कह रहे हो, आपको अगर प्यार होता ना तब पता चलता कि कैसा फील होता है जब अपने प्यार से आप जुदा हो जाओ और आपके प्यार के अलावा कोई आपका वाइफ बन जाए और आप चाह कर भी अपनी वाइफ को वो रिस्पेक्ट ना दे सको जिसका वो अधिकार रखता है, आप चाह कर भी उसे वो प्यार ना दे सको, वो सम्मान ना दे सको, तो आपको कैसा फ़ील होता है, आप नहीं समझ सकते। अगर आप मेरी जगह कश्मकश में होते, आप मेरी जगह इस प्रॉब्लम में होते तब पता चलता कि कैसा फ़ील होता है। मेरे ऊपर कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपको कुछ फ़ील नहीं हो रहा। कहना आसान होता है, बट जिसके पास बीतता है, जिसके साथ बीतता है, वो समझ सकता है। ये बोलते हुए वांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वहीं सिचैन को बहुत बुरा लगता है वांग जी की इन बातों से। वांग जी चलो ठीक है, वांग जी जो कह रहा है उसके हिसाब से वो ठीक है, बट ये भी तो है ना कि सिचैन भी कोई कम दुखी नहीं है, वो कितने ज़्यादा दुखी है ये कोई नहीं समझ सकता। हाँ उनके फेस में एक स्माइल रहती है बट उस फेस के अंदर एक दर्द छुपा हुआ है, एक ऐसा दर्द जो कभी भी वो बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, वो कभी भी हाया नहीं दे सकते, उनकी फैमिली नहीं बन सकती है। उन्हें कितना दुख होता है इस बात को सुन कर, क्योंकि सभी लोग यही बातें करते हैं कि लैन क्लैन का बड़ा राजकुमार कभी भी बाप नहीं बन सकता, कभी भी उसकी फैमिली नहीं बनेगी। सिचन का भी तो सपना है कि उसकी एक फैमिली बने, बट वो चाहकर भी वो फैमिली नहीं बना सकता, अपना खुद का हायर, अपना खुद का बच्चा नहीं ला सकता। और वांग जी के पास वो पावर है कि वो एक बच्चे को बर्थ दे सकता है, एक बच्चे को इस दुनिया में ला सकता है, एक फैमिली बना सकता है, बट वांग जी चाह कर भी वो नहीं कर रहा है। तो सिचैन को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं वांग जी अगर तुम मेरी जगह पे रहते ना तब तुम्हें समझ आता कि एक फैमिली होने का क्या मतलब होता है। तुम्हारे पास वो पावर है जिससे तुम अपनी फैमिली बना सकते हो, बट किसी किसी के पास वो पावर नहीं रहती है। तुम्हारे पास वो पावर होने के बावजूद भी तुम अपनी फैमिली नहीं बनाना चाहते, बट अगर वो पावर मेरे पास होती ना तो मैं उस पावर का इस्तेमाल करता, अपनी फैमिली बनाता। अगर मैं अपने कुल को, अपने लैंड क्लैन को अगर हायर दे पाता ना तो मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करता। बट तुम्हें भी समझना चाहिए वांग जी, हमारी फीलिंग को, ग्रैंडपा की फीलिंग को, बाबा की फीलिंग को, माँ की फीलिंग को, हम सभी क्लैन वालों की फीलिंग को, क्योंकि हमारे राजवंश में मैं और तुम ही हैं जो हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि मैं अब किसी भी बच्चे को इस दुनिया में ला नहीं सकता, अपना वारिस नहीं बना सकता, बट तुम इस कुल को वारिस दे सकते हो। बट फिर भी तुम एक बीटा के कारण, जिसको तुम्हारे प्यार के बारे में पता नहीं है, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है कि वो कहाँ है, कि इस दुनिया में है, तुम उसके पीछे पड़े हुए हो और एक ऐसे ओमेगा को तुम दुख दे रहे हो जो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आया है घर पे, तुम उसे दुखी कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं अपनी ओमेगा को सम्मान देता, उसे वो अधिकार देता, अपनी फैमिली के बारे में सोचता, ना कि तुम्हारे जैसे सेल्फिश होता। ये सुनकर वांग जी को भी बुरा लगता है। सिचन कहते हैं वांग जी एक बार एक बार ध्यान से सोचना, तुम विंग को हर्ट कर रहे हो। और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, गॉड हमेशा ही हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो हमें अच्छा लगता है।
क्योंकि हम तो कुछ भी गहरा गहरा चूज कर लेते हैं, हमें ये पता ही नहीं रहता कि वो हमारे लिए अच्छा है भी कि नहीं। बट गॉड हमारे लिए वो चूज करता है जो सच में हमारे लिए बेस्ट होता है। क्या पता तुम एक सोने की लालच में किसी हीरे को ठुकरा रहे हो। क्या पता तुम उस बीटा के लिए अभी तड़प रहे हो, वही बीटा तुम्हें वैल्यू ही ना करता हो। बट जो तुम्हें वैल्यू करता है, जो तुम्हें प्यार करता है, तुम उसे खो रहे हो। एक बार ध्यान से सोचना, क्या पता तुम बाद में पछताओ। ये बोलकर वो वांग जी को देखते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। वही ये सब सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। क्या सच में उसे सोचना चाहिए विंग के बारे में? बट कैसे? वो प्यार भी तो मोह से करता है, यानी कि विंग के दूसरे स्वरूप से करता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अपने प्यार से प्यार करना चाहिए, अपने पहले प्यार को भुलाकर विंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। वांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उसने अपने सर को पकड़ लिया था। वो पूरा टाइम बस उसी कंडीशन में था। बट फिर अचानक ही शाम को उसके पास एक लेटर आता है जिसमें उसके ग्रैंडफादर ने मैसेज भेजा था। ठीक है, तुम विवुशैन को अपनी वाइफ नहीं मानते ना, तुम अपनी ओमेगा विवुशैन को नहीं मानते ना, तुम्हारे दिल में विवुशैन नहीं है, तो हम तुम्हें अब फोर्स नहीं करेंगे। अब हमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारा डिवोर्स हम विवुशैन से करवा देंगे। उसके बाद तुम फ्री हो, जो भी तुम चाहो हम वैसा ही करेंगे। ये सब सुनकर अचानक ही वांग जी के दिल में एक शार्प पेन होता है। डिवोर्स, इस वर्ड को सुनते ही अचानक ही भांजी को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसे वो पुराने पल याद आ रहे थे, जो कुछ पल उसने विंग के साथ बिताए हुए थे। कैसे हमेशा ही वांगजी जब रूम पे आता था तो विंग उसके लिए कपड़े निकाल के रखता था। कैसे उस रूम में पूरा ही ओमेगा फेरेमोन भरे होते थे। कैसे वांगजी उस फेरेमोन की तरफ अट्रैक्ट होता था। कैसे वो उसमें मदहोश हो जाया करता था। कैसे उसे विंग को छूने की तलब होती थी। हाँ, भांगजी ने उसके फेस को नहीं देखा है, बट उसकी आंखें उसे मोह की याद दिलाती थी। इसीलिए तो वांगजी उसके फेस को नहीं देखना चाहता था, क्योंकि जब भी वो विंग को देखता था उसे मोह की याद आती थी। मोह की, इसीलिए वांगजी हमेशा ही अपना फेस मोड़ लिया करता था जब भी विंग उसके पास आता था। वांग जी जब भी विंग के प्रेजेंट को फील करता था, वांग जी का दिल अचानक ही तेजी से धड़कने लगता था, जो उसे बिल्कुल ही समझ नहीं आता था। वो स्टार्टिंग में यही सोच रहा था कि उसे मोह से प्यार है, और मोह से प्यार होने के बाद अगर वो किसी और ओमेगा की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उससे अपने प्यार के ऊपर शक होगा। और वांगजी एक लैन है, उसे सिर्फ एक बार प्यार होता है। उसके दिमाग में यही बात है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है। इसीलिए वांगजी जब भी विंग को देखता था, जब भी उसका दिल धड़कता था, वो अपने दिमाग को यही समझाता था, अपने दिल को यही समझाता था, अपने अल्फा को यही समझाता था कि ये बस अट्रैक्शन है। उस ओमेगा के फेरेमोन के कारण वो उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बट वो उससे प्यार नहीं करता। वो प्यार करता है तो सिर्फ मोह से करता है। इसीलिए वो हमेशा ही विंग को अवॉइड करता था, हमेशा ही विंग से भागा करता था। और जब भी ग्रैंडफादर विंग को और वांगजी को दवा देते थे, वांगजी जानबूझकर विंग के पास नहीं आता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो विंग के पास आएगा तो वो उसे क्लेम किए बिना रह नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग का फेरेमोन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। वांगजी इसीलिए अपने आप को बहुत ही टाइटली जंजीरों से बांधता था, अपने पावरफुल वेपन से बांधता था, अपने पावरफुल रोप से बांधता था, ताकि वो किसी भी तरीके से अपने बंधनों से छूटकर विंग के पास ना चला जाए और वो और भी ज़्यादा गिल्टी फील करे, क्योंकि उसे तो पता है कि वो मोह से प्यार करता है, और अगर मोह से प्यार करते हुए वो विंग को क्लेम करेगा तो उसे अपने ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा। इसीलिए वो ऐसा करता था। और अब जब वो डिवोर्स की बातें सुन रहा है, डिवोर्स की बात को जैसे उसने पढ़ा, उसे अचानक ही बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना पेन क्यों हो रहा है अपने दिल पे, बट फिर उसने हामी भर दी।
कि चलो चलो ठीक है, एक बार अगर उसने डिवोर्स ले लिया तो फ्री होकर वो मो को ढूंढेगा। उसके बाद वो फ्री होकर मो से शादी कर सकता है, किसी भी बंधनों में वो नहीं बंधेगा। उसके बाद वो फ्रीली मो के साथ रहेगा। यही बात सोचते हुए उसने घर पे लैंड क्लैन में लेटर भेज दिया कि ठीक है, वो कल तक घर आ जाएगा और फिर जो भी करना है जल्द से जल्द करना। और ये चीज़ जब विंग को पता चलती है कि वांग जी डिवोर्स के लिए मान गया तो उसके दिल में और भी ज़्यादा शार्प पेन होता है। वो किस बात का इंतज़ार कर रहा था कि वांग जी मना करेगा डिवोर्स के लिए, बट कहीं न कहीं वो भी जानता था कि वांग जी तो उसे कब का छुटकारा पाना चाहता है। अब उसे चांस मिल रहा है तो वो क्यों ही रोकेगा। यही बात सोचकर विंग अपने ही आप में हंस रहा था कि वो भी पागल, क्या क्या ये सोच रहा था कि वांग जी उसे डिवोर्स नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? विंग तो उसके पल्ले बांधा गया है जबरदस्ती। अब तो वांग जी को खुशी मिल रही होगी कि विंग फाइनली उसकी जिंदगी से जा रहा है। यही बात सोचकर विंग हंस भी रहा था और रो भी रहा था। उसको अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, बट उसके होठों में एक स्माइल थी कि चलो कोई ना, वो वांग जी को एक खुशी तो दे रहा है, वो उसके प्यार से तो उसे मिलवा रहा है। यही बात सोचकर विंग मुस्कुराता है और वैसे ही बेड पे लेट जाता है। वो पूरी रात भर नहीं सो पाता है, बट वो इस बात को ही सोचता रहता है कि चलो अब उसके साथ जो भी हो, जैसा भी हो, बट वांग जी तो अपने उस लवर के साथ खुश रहेगा। यही बात सोचकर विंग ने अपने आंसू को पोंछा और एक गहरी सी सांस लेते हुए वो अपने आप को ही एक हिम्मत देता है कि वो डिवोर्स के बाद दुखी नहीं होगा, वो अपनी लाइफ को अच्छे से जिएगा। अब वो किसी के बातों पे नहीं आएगा, अब वो किसी के रोकने पे नहीं रुकेगा। अब वो अपने ड्रीम को फॉलो करेगा, वो अब कल्टीवेशन पे फॉलो करेगा। अब अब अगर उसे अपना ओमेगा अस्तित्व मिटाना ही पड़ेगा ना, तो वो ओमेगा अस्तित्व को ही मिटा देगा। बट अब वो किसी के बातों पे नहीं आएगा, ना ही किसी के बंधनों में बंधेगा। उसके ग्रैंडफादर ने जिद करके ये शादी करवाई थी ना, तो ठीक है, विंग ने किया, बट अब नहीं। उनकी बातों को विंग ने एक बार मान लिया, उसके कारण विंग ने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया, बट अब नहीं। अब विंग अपने हिसाब से जिएगा। यही बात सोचकर वो उस रात कैसे भी करके सो जाता है। अगली सुबह सब कुछ तैयार हो चुका था। डिवोर्स का फॉर्मेलिटी पूरा हो चुका था, यानी कि जो पेपर वर्क रहता है, जितने भी एल्डर्स रहते हैं वो वहाँ पर आ चुके थे। विंग भी अब तैयार होता है। उसने अपने फेस में एक मास्क लगाया हुआ था क्योंकि वो सभी एल्डर्स के बीच में जा रहा था, और ये तो नियम ही है कि ओमेगाओ को अपने हस्बैंड और अपने परिवार वालों के अलावा किसी को भी अपने फेस को नहीं दिखाना है। इसीलिए विंग अपने फेस को कवर करता है। और वैसे भी जब वांग जी यहाँ रहता था तो भी तो विंग अपने फेस को कवर करता था, क्योंकि वांग जी ने उसे कब का बोल रखा था कि मेरे सामने कभी भी अपने फेस को मत दिखाना। इसीलिए विंग कभी भी अपने फेस से मास्क हटाता ही नहीं था। और अभी भी वो अपने फेस में मास्क लगाया हुआ है, और वो धीरे धीरे से अपने बालों को सेट करता है। सेट करते हुए वो उस हेयर पिन को भी लगाता है, क्योंकि वो हेयर पिन इस लैंड क्लैन का निशानी था। अपने हाथों का वो कंगन देखता है जो इस क्लैन का निशानी है। विंग कहता है, क्या मैं इसे निकाल दूँ, क्योंकि अब तो हमारा ये रिश्ता टूटने वाला है। अब मैं लैंड क्लैन की कोई फ्रेंड नहीं हूँ। ठीक है, मैं इसे निकाल दूंगा, और ये निकाल कर मैं सीधा ही बड़ी माँ के हाथों में रख दूंगा। ये बात बोलकर विंग तुरंत ही अपने आंसू को क्लीन करता है, क्योंकि उसके आंसू बहते ही जा रहे थे, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विंग अपने आंसू को क्लीन करता है, अपने फेस में मास्क लगाता है, और फिर वो बाहर निकल जाता है। आज विंग बहुत ज़्यादा ही प्रीटी लग रहा था। उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर आ रही थी। उसके आंखें लाल थी रोने की वजह से, बट उसकी वो आंखें ही और भी ज़्यादा उसके ब्यूटी को चाँद चाँद लगा रही थी। विंग धीरे-धीरे करके उस हॉल में पहुंचता है जहां अभी सारे के सारे एल्डर्स बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर वांग जी भी खड़ा हुआ है।
वांग जी के ग्रैंडपा उसे गुस्से में घूरे जा रहे हैं, बट वो कुछ भी नहीं बोल रहे। यहाँ तक कि लैन गुरैन सी चैन और हमारी लैन शी भी वांग जी को नहीं देख रही है। बस वांग जी चुपचाप खड़ा हुआ है। तभी धीरे से बाहर के कुछ गार्ड्स ने बताया कि विभूषण आ रहे हैं। फिर क्या सभी लोगों की नज़र गेट की तरफ जाती है, बट वांग जी चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। विंग अंदर आता है। सभी लोग विंग को ही देखे जा रहे थे। विंग की आंखों को देखे जा रहे थे। विंग की आंखें रोने की वजह से कितनी लाल हो चुकी है, सभी लोग नोटिस कर रहे हैं, बट अब क्या ही कर सकते हैं। यही बात सोचकर वो चुपचाप बैठे हुए थे। तभी ग्रैंडपा विंग को देखते हुए कहते हैं, विंग, आज मेरे इस नालायक ग्रैंडचाइल्ड की वजह से तुम जैसा हीरा हमारी फैमिली से जा रहा है। बट हाँ, तुम्हारा वांग जी से डिवोर्स होने का ये मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता तुमसे ख़त्म हो जाएगा। तुम फिर भी हमारे बच्चे रहोगे। तुम अगर किसी दिन आना चाहो इस क्लैन में, तो तुम बेझिझक आ सकते हो। तुम हमें हमारी फैमिली जैसा ही ट्रीट करना। तुम अपनी फैमिली जैसा ही हमें समझना। मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। लैनकुरन तुम्हारे बड़े पा है और लैनशी तुम्हारी बड़ी माँ। सिंचन तुम्हारे काका हैं, तो तुम हमें तुम्हारी फैमिली जैसा ही मानना। अगर कभी ज़रूरत हो तो बेझिझक आकर हमसे बात करना, कभी भी शर्माना नहीं। और ये मत समझना कि इस नालायक के कारण तुम्हारा हमारा रिश्ता टूट चुका है। ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे और वो धीरे से अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, ग्रैंडपा, हम जल्दी ये सब करें क्या? ये सुनकर ग्रैंडपा को बुरा लगता है, वहीं वांग जी को भी बुरा लगता है। जब भी वो विंग की आवाज़ सुनता था, तो उसे मो की याद आती थी, क्योंकि मो का भी तो आवाज़ ही सिमिलर है। बट वो कभी समझ ही नहीं पाया कि मो और विंग एक ही है, क्योंकि वांग जी के हिसाब से मो एक बीटा है और विंग एक ओमेगा है। अगर एक बार वांग जी हिम्मत करके विंग का फेस देख लेता ना, तो इतना कुछ नहीं होता। अभी ग्रैंडपा वांग जी को गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, चलो साइन करो अब हम भी नहीं चाहते कि तुम जैसे नालायक के साथ हमारा फूल सा बच्चा अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करे। ये सुनकर विंग को बहुत बुरा फील होता है, यहाँ तक कि वांग जी को भी। फिर विंग उस पेपर को देखता है जो उसके सामने रखा हुआ था, यहाँ तक कि वांग जी भी देखता है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, लान क्लैन का लान वांग जी और विवुश्यान, जिसका संबंध 1 महीने पहले जुड़ा हुआ था, अब वो फाइनली खत्म हो रहा है, वो भी दोनों की मर्जी से। ये बात पढ़ते ही अचानक ही वांग जी के दिल में बहुत ज़्यादा शार्प पेन होने लगता है। उसे पता नहीं क्यों, बट अजीब सा ही घबराहट महसूस हो रहा था। वही विंग को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, बट उसने अपने आप को संभाल रखा था और फिर वो वहाँ पर सिग्नेचर कर देता है। वही वांग जी, वो बस उस कागज़ को देखे जा रहा था। उसके हाथ काँप रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बस उस सिग्नेचर को देखे जा रहा था, उस पेपर को देखे जा रहा था। उसका दिल बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। धीरे-धीरे उसका दूसरा हाथ उसके सीने पे जा रहा है। उसे वहाँ पर अजीब सी खिंचाव महसूस हो रहा था, दबाव महसूस हो रहा था, जिसे वांग जी समझ नहीं पा रहा था। तभी विंग की आवाज़ आती है, राजकुमार लैन, प्लीज़ जल्दी साइन कीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनते ही वांग जी की आंखें बंद हो गई थी। तभी ग्रैंडपा भी कहते, वांग जी जल्दी साइन करो, देख क्या रहे हो, तुम्हें ही तो विंग से छुटकारा चाहिए था ना, अब जल्द से जल्द करो। ये बोलकर वो वांग जी को आवाज़ देते हैं, जिसे सुन वांग जी को बहुत बुरा फील होता है। बट फाइनली वो उसमें सिग्नेचर कर ही देता है। उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। वांग जी अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है, अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। वही विंग जैसे ही वांग जी सिग्नेचर करता है, उसके आंखों में जो भरे हुए आंसू थे अचानक ही झलक पड़ते हैं, यहाँ तक कि उसने अपने होठों से आवाज़ भी निकाल दिया था, एक सिसकी वाला। बट वो अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने होठों को बाइट कर लेता है, ताकि उसके मुंह से कोई भी रोने की आवाज़ ना निकल पाए। उसके गला भर आया था,
बट फिर भी वो उन सभी को ग्रीट करता है और कहता है कि मैं अब अलविदा लेता हूँ। ये सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं, विंग रुको, तुम्हारी फैमिली बस आती होगी, हमने उन्हें बता दिया था, वो आ रहे हैं। ये सुनकर विंग एक पल के लिए शॉक हो गया था। वो ग्रैंडफादर को देखता है और कहता है, आपने उन्हें बता दिया? ये सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं, तो हम क्या करते विंग? ये दो रिश्ते को तोड़ना नहीं, दो परिवारों के रिश्ते को तोड़ना है और इसमें दोनों परिवारों को भी शामिल होना पड़ेगा। ये सुनकर विंग की आंखें बंद हो गई थी, बट फिर वो कुछ भी नहीं कह पाता। कुछ ही टाइम में वहाँ पर पूरी वी फैमिली आ जाती है। वी चांसे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था कि ये सब क्या था। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और इन्होंने विंग को डिवोर्स दे दिया। विंग के साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्हें बहुत गुस्सा आया हुआ था क्योंकि डिवोर्स छोटा-मोटा बात नहीं होता है कल्टीवेशन वर्ल्ड में, बहुत बड़ी बात होती है। किसी ओमेगा को अपने पति के द्वारा छोड़ना ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी ओमेगा मरते दम तक अपने पति को नहीं छोड़ता है और यहाँ पर एक ही महीने में इन दोनों का डिवोर्स हो गया, ये बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए वीचांग से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो यहाँ पर तमाशा भी करते हैं कि ये सब क्या है, आप लोगों ने ऐसा मेरे बेटे के साथ क्यों किया? आपके कारण मेरे बेटे की पूरी इज्जत ही चली गई है। बट विंग उन्हें रोकता है ये कहते हुए कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, शादी तोड़ने का फैसला मेरा था। ये सुनकर वी चांग से कहते हैं, बट क्यों? क्यों शादी तोड़ने का फैसला किया तुमने? ये सुनकर विंग अपने फादर को देखता है और कहता है, क्योंकि मुझे नहीं रहना था, मुझे इस लाइफ में नहीं रहना था, इस शादी वाली लाइफ में नहीं रहना था, मुझे फ्रीली घूमना है, मुझे फ्री रहना है। अगर आपको इससे दिक्कत है तो मुझे आपके साथ भी कोई संबंध नहीं रखना है। ये सुनकर वी चांग से शॉक हो गए थे। वो विंग को कहते हैं, विंग क्या बोल रहे हो तुम? ये सुनकर विंग कहता है, आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी, अब देखिए इसमें मैं खुश ही नहीं हूँ। अगर आप मेरी खुशियाँ चाहते ही हो तो प्लीज़ मैं जो चाहता हूँ मुझे करने दीजिए। ये सुनकर वी चांग से विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग। बट विंग कहते हैं, फादर अगर आपको मुझसे ज़रा सा भी प्यार है तो प्लीज़ मैं अब अपनी लाइफ खुद से जीना चाहता हूँ। आपने मेरी शादी करवा दी ना, हो गया ना आपका काम ख़त्म, आपने छुटकारा पा लिया ना मुझसे, अब मेरी लाइफ मेरी है, अब इसमें आप लोग दखल अंदाज़ी नहीं करोगे, अब मेरी लाइफ मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। ये बोलकर वो बिना अब किसी और को देखे वहाँ से निकल गया था। वहीं वी चांग से पहले तो शॉक में थे, बट जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि विंग वहाँ से चला गया है, वो भागते हुए विंग के पीछे आते, वो उसे समझाते कि क्या बोल रहे हो तुम चलो हमारे साथ। बट विंग ने ठान लिया था कि अब वो किसी और के साथ नहीं रहेगा, अब वो अपने ड्रीम को फॉलो करेगा। इसीलिए वो कह देता है कि नहीं, मैं अब अपने हिसाब से जीऊँगा, अब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। वी चांग से परेशान हो गए थे कि विंग मानने को तैयार ही नहीं है, बट विंग ज़िद पे अड़ गया था कि उसे अब अपने ड्रीम को फॉलो करना है, मतलब करना है। फाइनली वी चांग से मान ही गए। वो कहते ठीक है, बट तुम हमारी फैमिली को नहीं छोड़ोगे, तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर विंग एक अजीब सा स्माइल देता है, बट फिर वो मान ही जाता है और कहता है ठीक है, बट आप मेरी ड्रीम को रोकोगे नहीं। ये सुनकर वे चैंग से भी अपना सर हिलाते हैं और फिर वो विंग को लेकर वहाँ से चले गए थे। वहीं ग्रैंडफादर यहाँ पर आए ही नहीं थे, जिस वजह से उनको पता ही नहीं है कि विंग ने क्या शर्तें रखी है। बट हाँ, उन्हें इतना पता है कि विंग और वांगजी का डिवोर्स हो गया, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया है। वो तो सबसे पहले विंग पे ही गुस्सा करने लग गया थे। जैसे ही विंग वहाँ पहुँचा था, ग्रैंडफादर विंग पे ही चिल्लाने लग गए थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो डिवोर्स तक बातें आ गई है। मुझे पक्का यकीन है कि वांगजी ने कुछ नहीं किया होगा, पक्का तुमने ही कुछ किया होगा। ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ग्रैंडफादर उसके ग्रैंडफादर है या फिर किसी और के। विंग पे उन्हें भरोसा रखना चाहिए था, पर नहीं, ग्रैंडफादर उस पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। बट विंग कुछ भी नहीं बोलता और वो वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर ग्रैंडफादर को और गुस्सा आता है कि कुछ बताओ तो सही, ऐसे मुंह बना के कहाँ जा रहे हो। बट विंग फिर भी कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से सीधा ही अपने रूम की तरफ चला जाता है।
वी चांग से अपने फादर को शांत करते हैं और फिर सारे किस्सा बताते हैं कि विंग वहाँ खुश नहीं था। ये सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं ओमेगा की लाइफ होती है शादी के बाद सिर्फ अपने अल्फा के साथ रहना और विंग डिवोर्स लेके आ गया, ये कैसी बात हुई? विंग को हमें समझाना चाहिए, तुम्हें समझाना चाहिए और तुम विंग को लेकर घर वापस आ गए। तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें क्या दिमाग नहीं है? वो गुस्से में यहाँ घर आ गया है, पर तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम्हें तो देखना चाहिए। एक ओमेगा है वो, ओमेगा अगर अपने ससुराल को छोड़ के आएगा कितनी सारी बदनामी होगी, उनके साथ साथ हमारी कितनी बदनामी होगी, लैन क्लैन की कितनी बदनामी होगी। तुम्हें कुछ होश है कि नहीं है? तुमने अपने बेटे का साथ दे दिया और उसे घर ले आए। सच में वी से तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं? ये बोलकर वो वी से को भी डांटने लग गए थे। कुछ टाइम के लिए वी से चुप थे, बट फिर वो फाइनली बोलते हैं, फादर, मेरा बेटा उस शादी में खुश नहीं था, तो मैं उसे फोर्सफुली वहाँ पर नहीं रखना चाहता था, इसीलिए मैंने भी उसमें साथ दिया है। अब इसमें हम बात नहीं करेंगे। ये बोलकर वो भी वहाँ से चले गए थे। ग्रैंडफादर चुप ही हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि इन लोगों के बीच में हुआ क्या, क्या टेंशन है। वो सीधा ही ग्रैंडफादर लैन को लेटर भेजते हैं कि क्या हुआ है, कोई कुछ उसे बताएगा, आखिर ये सडनली डिवोर्स क्यों हुआ है। ये बात वो मैसेज में करते हैं। वहीं ग्रैंडफादर लैन मैसेज का रिप्लाई करते हैं और कहते हैं, बस मेरे ग्रैंड चाइल्ड की यानी कि लान वांगजी की मूर्खता के कारण उसे कोई और पसंद था। वो कभी भी विंग को अपनाना नहीं चाहता था और विंग उसके साथ ऐसी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता था। इसीलिए विंग ने डिवोर्स देने का फैसला किया और हम भी विंग को फोर्सफुली नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए हमने उसके इस फैसले को सपोर्ट किया। ये सुनकर ग्रैंडफादर वी को बहुत गुस्सा आता है वांगजी के ऊपर कि वांगजी कैसा है, और साथ में ग्रैंडफादर लैन के ऊपर भी कि अगर उनको ऐसा पता था पहले कि वांगजी किसी और को प्यार करता है, तो उन्होंने क्यों फोर्सफुली वांगजी की शादी विंग से करवाई। विंग का ज़िंदगी तबाह हो गया ना, अब कौन करेगा उससे शादी। ये कहते हुए वो भी ग्रैंडफादर लैन के ऊपर बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे और उनकी तो दोस्ती भी थोड़ी सी खराब हो गई थी। उनके बीच में अब बातें भी थोड़ा कम हो गया था, थोड़ा क्या अब तो होता ही नहीं था, सिर्फ वांगजी की वजह से, वांगजी की उस मूर्खता की वजह से। वहीं वांगजी विंग से डिवोर्स के बाद और भी ज़्यादा परेशान रहने लग गया था। उसका तो कुछ होश ही नहीं था। उसे पहले मो की टेंशन थी, अब विंग की टेंशन है। उसका दिमाग फटे जा रहा है। अब उसने खाना पीना सभी छोड़ दिया है। वो बस अपने रूम में बैठा रहता था, या कभी कभार वो कल्टीवेशन करता रहता था, या फिर कभी कभार अपने तलवार में बिजी रहता था। कभी अगर वो इन सभी को भुलाकर स्टूडेंट को सिखाने भी चला जाता था, तो वो गलती से स्टूडेंट के साथ हाथापाई पे उतर जाता था। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था। कई बार तो उसने कई सारे स्टूडेंट को चोट भी पहुंचा दी थी। इससे कई सारे एल्डर्स वांगजी को डांट भी लगाते हैं कि ये क्या है वांगजी, तुम किसी स्टूडेंट के ऊपर तलवार इस तरीके से कैसे चला सकते हो, तुम ध्यान कहाँ रख रहे हो अपना। ये सुनकर वांगजी शांत हो जाता था, क्योंकि उसका ध्यान तो है ही नहीं किसी चीज़ पर। उसका ध्यान तो बस दो इंसानों में उलझा हुआ है, पहला उसका प्यार, दूसरा उसकी बीवी। वांगजी पूरी की पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ही फटे जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही उसे दर्द होता है अपने दिल में, अपने दिमाग में, दोनों में ही। यही ये सब देखकर सीचैन वांगजी के पास आते हैं और वो मॉक करते हुए कहते हैं, अब तो तुम खुश होगे ना, अब तो तुम्हारा डिवोर्स विंग के साथ हो चुका है, अब जाओ उस मो को ढूंढो और उसके साथ तुम हंसी खुशी रहो। ये सुनकर वांगजी अपने गागा को देखता है। उसके गागा उसे मॉक करते हुए कहते हैं, क्या हुआ, अब तो तुम फ्री हो वांगजी, जाओ ढूंढो उसे और उसके बाद शादी कर लो उससे। अब तो तुम्हारी लाइफ पूरी सेट है वांगजी, तो तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, ऐसी बर्ताव क्यों कर रहे हो, जैसे तुम्हें विंग के जाने से बहुत ज़्यादा अफसोस है, दिखावा मत करो। ये बोलकर वो वांगजी को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। वांगजी इससे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वो अपने हाथों को जोर से दीवार पे मुक्का मारता है, जिस वजह से दीवार पे निशान ही बन गया था।
वांग जी अपने सर को ही पकड़ लेता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो प्लान में नहीं रहना चाहता था अपने आप को, वो शांत रखना चाहता था, बट वो अलग रह कर भी विंग को भूल नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अब युद्ध भूमि में ही चला जाएगा। अब वो वहाँ से वापस आएगा ही नहीं, यही सोचकर वो सीधा युद्ध भूमि चला जाता है और फिर वहाँ सभी स्टूडेंट को सिखाने लगता है। सभी स्टूडेंट के साथ वो युद्ध करने लगता है। कुछ ही टाइम में वो पल आ भी जाता है जहाँ पर उन लोगों को एक दूसरे के साथ युद्ध करना था और उसके बाद सेनापति का चयन होना था और कुछ पल में ही वो टाइम आ भी जाता है। सभी लोग एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे और जो हारते जा रहा था वो अलग होते जा रहा था और जो जीतते जा रहा था वो अलग होते जा रहे थे और फिर जो जीत रहे थे वो एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे। ऐसे करते करते अब फाइनली एक इंसान बचता है, हमारा लान वांग जी। अब लान वांग जी का युद्ध सिचेन से होने वाला था क्योंकि सिचेन इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सेना लीडर जो थे। अब वांग जी का युद्ध सिचेन से स्टार्ट होता है। इस बार सिचेन बिल्कुल भी वांग जी के ऊपर रहम नहीं दिखा रहे थे क्योंकि भाई भाई वो दूर की बात है, बट यहाँ पर सेना लीडर को चूज किया जा रहा है और सेना लीडर कोई नॉर्मल इंसान नहीं बन सकता है। इसीलिए यहाँ पर कड़ी मुकाबला हो रहा था। अगर सिचेन को वांग जी ने हरा दिया तभी जाकर वो सेना लीडर बन सकता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ी मुकाबला होता है। उसके बाद फाइनली हमारा वांग जी जीत जाता है और सभी लोगों के सामने वांग जी को सेना लीडर बनाया जाता है। सेना लीडर बनते ही सभी लोग वांग जी को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देते हैं, बट वांग जी फिर भी खोया खोया सा था। वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट कर ही नहीं रहा था, बस हाँ हूँ। पहले भी वांग जी यही सब बोला करता था, बट अब तो वो और भी ज़्यादा शांत हो गया है, जो सिचेन को महसूस होता है। बट वो अब वांग जी से बहुत ज़्यादा ही कम बातें करते हैं। अब वो वांग जी की तरफ ज़्यादा देखते भी नहीं हैं क्योंकि उन्हें भी गुस्सा आया हुआ है क्योंकि वांग जी के उस फैसले से विंग की पूरी ज़िंदगी बदल के रह गई है। वहीं दूसरी तरफ विंग वो कुछ दिनों तक अपने आप को रूम में लॉक करके ही रखता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ था इन सभी चीज़ों से। बट फिर फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक रूम में बंद रहकर इस गम को अपने अंदर रखकर नहीं बैठा रह सकता। उसे अपनी ड्रीम को भी फॉलो करना है, इसीलिए वो बिना किसी को बताए फिर से उस युद्ध भूमि के लिए निकल गया था। पैदल पैदल था, इसीलिए उसे फिर से करीबन 3 दिन लग गए उस युद्ध भूमि में पहुंचते पहुंचते। वहीं विंग के फादर को भी अगले दिन पता चल गया था, उसकी पूरी फैमिली को पता चल गया था कि विंग गायब है घर से। सभी लोग पहले तो परेशान हो गए थे, बट फिर वी चांगसे को पता चलता है कि विंग युद्ध भूमि पे गया है, जहाँ पर युद्ध सिखाया जाता है उस भूमि पे गया है। तो वी चांगसे शांत हो गए थे। यहाँ तक कि ग्रैंडफादर वी को भी पता चल गया था कि विंग उस युद्ध भूमि पे है। ग्रैंडफादर तो वी चांगसे को कहते हैं कि विंग को वापस लेके आओ, वो वहाँ क्या कर रहा है। बट इस बार वी चांगसे ने अपने फादर को समझा दिया कि अब विंग जो करना चाहता है उसे करने दो, अब हम नहीं रोकेंगे। विंग विंग ने हमारे लिए हमारी बात मानकर शादी कर ली थी, बट देख लिया ना आपने क्या हुआ है। अब हम विंग को जो करना है वो करने देंगे। ये सुनकर ग्रैंडफादर वी चांगसे को देखते हैं, बट फिर वो क्या ही कर सकते थे, इसीलिए वो शांत हो जाते हैं। बट उनके दिल में था कि विंग युद्ध भूमि में नहीं जा सकता, अगर वो गया तो बहुत बड़ी संकट की बात आ सकती है, बहुत बड़ा संकट आ सकता है क्योंकि उन्हें ज्योतिषी की बातें याद थी कि विंग खतरे में आ सकता है अगर वो युद्ध भूमि पे गया। वो विंग को ले आने के लिए जिद करते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, विंग को लेके आओ, तुम लोग बचकानी बातें मत करो। बट वी चांगसे ने तो ठान लिया था कि अब वो अपने बच्चे को रोकेंगे नहीं। अगर विंग करना चाहता है तो वो उसे करने ही देंगे, जो मर्जी चाहे विंग करेगा। यही बोलकर उन्होंने अपने फादर को ऐसे न वैसे करके मना ही लिया था। बट ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और ग्रैंडफादर इधर उधर जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। इस वजह से वो ज़्यादा इधर उधर चल नहीं सकते। अगर वो चल पाते तो वो विंग को खुद लेके वापस आ जाते, बट अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग
उस युद्ध भूमि में पहुंच चुका था। जैसे वो वहां पहुंचा था, उसे पता चल गया था कि यहाँ पर युद्ध चल रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ कंपटीशन चल रहा है, जिसमें हमारा लान वांगजी सेना लीडर बन चुका है। विंग जब ये बात सुनता है तो उसे एक अजीब सा ही सेटिस्फैक्शन मिला था, एक अजीब सी खुशी मिली थी, बट एक दुख भी था। उसके होठों में एक सैडनेस वाली स्माइल थी। वहीं शुयांग और नीहू को जब पता चलता है कि मो यानी कि विंग वापस आ गया, वो भागते हुए विंग के पास पहुंचे थे। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि विंग फाइनली वापस आ गया। वो बहुत सारे सवाल पूछने लग गए थे कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, हमने कितने ज़्यादा तुम्हारे बारे में सवालें की थी, तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश की थी, बट तुम कहीं मिले नहीं, तुम रहते कहाँ हो, ये वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। जिसे सुनकर विंग हंसते हुए कहते, अरे अरे बस करो, मैं बस कुछ काम से अपनी फैमिली के पास चला गया था। वो तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी फैमिली, इसीलिए। बट अब मैं यहीं रहूँगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और वैसे भी कुछ टाइम में तो युद्ध स्टार्ट होने ही वाला है ना, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। ये सुनकर उसके दोस्त भी मुस्कुराते हैं और फिर वो विंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, तो चलो हम चलते हैं हमारे रूम में, मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। ये बोलकर वो विंग को लेकर वहां से जाने लगते हैं। वहीं विंग उन लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा था। इन दोनों की चुलबुली बातें सुनकर कहीं न कहीं विंग के जो दिल में दर्द था वो निकलते जा रहा था। फिर रूम में जाते ही वो सारे लोग बातें करने लगते हैं। विंग के दोस्त विंग को बता रहे थे कि यहाँ क्या क्या चल रहा था, कैसे कैसे युद्ध हुआ, कैसे कैसे वो लोग जीते, कैसे कैसे हारे। यहाँ तक कि नीहू सेन और शुयांग मजाक भी करने लग गए थे कि नीहू सेन एक ही बार में हार गया, शुयांग भी किसी से हार गया। ये बोलते हुए वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ तक कि वो ये भी बता रहे थे कि कैसे लान वांगजी की शादी की बात चली थी, कैसे लान वांगजी की शादी हुई थी और क्या क्या उन्हें सुनने को मिला था। मतलब कि वही बातें कि वांगजी किसी और को प्यार करता था, जो बात उसकी वाइफ को पता चल गई और उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स ले लिया। यही सब बातें वो विंग को भी बता रही थी। विंग को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि ये सब बातें ये तो बस बता रहे हैं, बट विंग के साथ ये सब हुआ है। विंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। उसके दोस्त कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता लान वांगजी किससे प्यार करता है। वो कोई बीटा है जिससे वो पसंद करता था, बट कौन सा बीटा होगा। वांगजी किस बीटा को ढूंढ रहा था, हमें पता ही नहीं है। यहाँ तक कि उस बीटा का नाम क्या है वो भी उन लोगों को नहीं पता है। यही बात वो करे जा रहे थे। विंग बस उन लोगों को देखे जा रहा था चुपचाप। उसे क्योंकि बहुत बुरा फील हो रहा था। कुछ टाइम पहले तक वो इन बातों को भूल चुका था, बट फिर से इन बातों को याद करते हुए वो उदास फील करता है। तभी नी हुसैन विंग को देखते हुए कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। ये सुनकर विंग कहता है, कुछ भी तो नहीं। फिर वो उन लोगों को देखते हुए कहता है, वैसे मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है। ये सुनकर वो लोग क्यूरियस हो गए थे कि क्या हुआ है। तभी विंग उसे मतलब उन दोनों को सब कुछ बता देता है कि वो कोई बीटा नहीं ओमेगा है। ये सुनकर सब वो दोनों ही हंसने लग गए थे कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम तो एक बीटा हो, हमारे साथ मजाक मत करो विंग, तुम्हारे पास से कोई फेरोमोन आता ही नहीं है। बट विंग उन लोगों को बताता है कि वो एक औषधि लगाता है जिस वजह से उसकी बॉडी से फेरोमोन नहीं आते, बट वो एक ओमेगा है और वो उसके दोस्त है, इसलिए विंग उन्हें बता रहा है। और विंग उन्हें इसलिए बता रहा है क्योंकि विंग विंग चाहता है कि वो अपने ओमेगा रूप में ही सभी को ये साबित करे कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बस कमज़ोर इंसान नहीं है, वो भी पावरफुल बन सकता है। ये सुनकर शुयांग और न्यूशन शॉक हो गए थे। यहाँ तक कि शुयांग बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया था, क्योंकि वो एक अल्फा है और उसे विंग से कोई भी फेरोमोन महसूस नहीं होता है। क्या वो औषधि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो विंग को बार बार देखने लग गया था, ये कहते हुए, क्या तुम सच में ओमेगा हो। बट मुझे तो शौक लग रहा है विंग कि इतने महीनों तक, मतलब इतने दिनों तक तुम हमारे साथ थे, बट हमें पता ही नहीं चला। विंग मुस्कुराता है और कहता है, अब पता चल गया ना। ये सुनकर शुयांग कहता है, हाँ, बट अब मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फ्रीली
पहले रह लेता था, तुम्हें हक कर लेता था, तुम्हें कटल कर लेता था, तुम्हारे कंधे पे हाथ रख लेता था। अब मुझे थोड़ा-सा दूर रहना पड़ेगा तुमसे। ये सुनकर विंग हँसता है और वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, क्यों? तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे इसलिए? ये सुनकर नी हुसैन हँसने लग गया था। शियांग कहता है, विंग तुम मेरे बड़ी हो यार, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा नहीं सोचूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, तो और क्या बात है, बस हम लोग बड़ी हैं तो तुम मेरे साथ बड़ी जैसा ही बर्ताव करना जैसे पहले किया करते थे। और हाँ, अगर तुमने मुझे कमज़ोर मानने की हिम्मत की ना तो तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो लोग हंसने लग गए थे। शियांग भी हंसने लग गया था। फिर से यहाँ से किलकारियों की आवाज़ें आ रही थी, हंसी की आवाज़ आ रही थी। वहीं वांग जी अपने रूम में बहुत ज़्यादा सैड बैठा हुआ था। और यहीं पर ही हमारा ये एफ अभी ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट बड़ा जल्दी आएगा, ठीक है।